नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं कार्यक्रम तेजस्विनी। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज की तेजस्विनी में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं वो संगीत के क्षेत्र से हैं, या यूं कहूं संगीत साधना के क्षेत्र से हैं। क्योंकि जब हम शास्त्रीय गायन की बात करते हैं ना, तो साधना उसका एक उससे जुड़ा हुआ एक आत्मिक पहलू होता है। और जब संगीत की बात हो तो इनका सफर ऐसा सफर है जो तमाम लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, एक मिसाल कि आप अपने आप को संगीत की किसी एक विधा, एक शैली से नहीं बांध सकते, बल्कि अनेक विधाओं में महारत हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए तो आपने पाया है पद्मश्री पुरस्कार का सम्मान। आज की माई तेजस्विनी है डॉक्टर शोमा घोष, जानी मानी शास्त्रीय गायिका। अपनी मखमली आवाज से संगीत के सुरों को साधने वाली शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शोमा घोष का संपूर्ण जीवन ही सुर तपस्या के प्रति समर्पित रहा है। बनारस घराने की संगीत परंपरा के अनुसार चैती, कजरी, टप्पा, ठुमरी, दादरा के अलावा गजल गायकी में भी ख्याति प्राप्त की। बचपन माँ की सुर साधना की छाव में बीता और संगीत मानो दिल में उतर गया। ताउम्र संगीत को जीने वाली डॉक्टर शोमा घोष की आवाज को सुनने वाले उनकी गायकी से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। मोहब्बत है तो है ये, अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। उनके ठुमरी सुनकर शहनाई के उस्ताद भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान ने उन्हें अपनी बेटी बना लिया और उनके साथ जुगलबंदी के कई कार्यक्रम किए, जिनमें शामिल है उनके जीवन की आखिरी प्रस्तुति जो उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सामने दी। शोमा जी की गायकी का प्रभाव ही था कि डॉक्टर कलाम ने उनसे अपनी लिखी पोएम भी गवाई। Breezy dawn, crackling birds, jasmine groove my walking track. Fragrance in air, yet noisy alley. Creepers dancing to tunes of cuckoos. Burst of wind through a strand on path. इनकी गायकी को लेकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते थे, इसके गले में रसूलन बाई बोल रही हैं। नौशाद अली साहब का कहना था, बहुत दिनों के बाद बंजर जमीन पर पहली बारिश की तरह आना है इनका, मुझे बेगम अख्तर की याद दिला दी। और वहीं पद्म विभूषण पंडित जसराज कहते थे, उनकी आवाज आसमान से आती लगती है। और देवानंद साहब का कहना था, शी इज अ ब्रिलियंट सिंगर विद अ माइंड ब्लोइंग रेंज। डॉक्टर शोमा घोष ने युवा पीढ़ी को लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के मूल रूप से जोड़ने के लिए पूरे देश का दौरा किया। आज भी छात्रों को संगीत से जोड़ने के प्रयास में जुटी हैं ताकि देश की संगीत परंपरा संरक्षित रहे। संगीत जगत में अपना स्थान बनाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया और अपनी गुरु माँ बागेश्वरी देवी के अनुभव को देख उन्होंने गुमनाम कलाकारों और लुप्त प्राय वाद्यों को प्रोत्साहन देने के लिए NGO मधुमूर्छना बनाया। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित डॉक्टर शोमा घोष ने अपने संगीत क्षेत्र के प्रति समर्पण के लिए हासिल किया पद्मश्री का सम्मान। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शोमा घोष। ऐसो निठुर मोरा शाम न आए जियाना, धरत याब धीर रे। क्या बात, क्या बात, क्या जोरदार स्वागत आपका डॉक्टर शोमा घोष। स्वागत तेजस्विनी में। थैंक यू सो मच। आपकी गायकी बहुतों को लुभाती रही है, बहुतों का दिल नहीं आत्मा छूती रही है आपकी गायकी। इस सफर को आज आप कैसे आंकती है जब आप एक मुकाम पर खड़ी हैं और लोगों की तालियां आपको हर बार मिलती है सुनने को? जब मेरी डॉक्टरेट में जो एग्जामिनर आए थे तो उन्होंने कहा था कि बेटा
वो सोचो कि जब तुम्हारे गाने में लोग ताली बजाना भूल जाए और शांत खड़े रहे, वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। और वो कभी कभी जब मिलता है तो लगता है कि मैंने कुछ हासिल किया है। ऐसे पल तो आपकी जिंदगी में बहुत आए हैं ना? बिल्कुल। किस तरह आपको ये दर्शकों का प्यार, ये ऑडियंस का, श्रोताओं का प्यार आपको लगातार मिलता रहा और आपके पड़ाव को सुसज्जित करता रहा, क्योंकि इसी के बिना पर आपको पद्मश्री का सम्मान भी तो मिला। सही बात है, और ये बहुत जेन्युइन था, ऑर्गेनिक था। तो ये मुझे खुशी है। प्रशंसा का हर शब्द कायदे से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर एक ताली बहुत महत्वपूर्ण होती है। और मुझे लगता है बहुत सारे सम्मान जो आपको मिले, हर सम्मान आपके इस संगीत सफर को रोशन करता चला जाता है शोमा जी। तो ऐसे में पद्मश्री का सम्मान इतनी छोटी उम्र में मिल जाना, आपको इसके लिए, आपके जीवन में इसके क्या मायने रहे? देखिए, जिस दिन भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब मुझे कहे थे कि मैं तुम्हारे साथ बजाऊंगा, तो उसी दिन मुझे भारत रत्न मिल गया था। वो पद्मश्री से भी बढ़कर था मेरे लिए वो खिताब। क्या बात, वो सम्मान, मैं आपको सच कह रही हूँ। क्या बात है। क्योंकि उनको तो संगीत की देवता कहा जाता था। मैं ठुमरी ही गा रही थी स्टेज से, और उन्होंने बैक स्टेज से सुना था, और वो पुरस्कार से बढ़कर मुझे लगता है कि और कोई पुरस्कार हो ही नहीं सकती जिंदगी। इसकी बात करूंगी, लेकिन आपने ठुमरी की बात की ना, हाँ। तो सुनाएंगे हमें भी वो ठुमरी? ठुमरी गाने के लिए ना नायिका बनना पड़ता है गायिका को, कि राधा की हर भाव ठुमरी बताती है। क्या बात। ये भाव है कि होली के समय नोक झोंक वाली भाव है। जनी मारो पिचकारी हो कन्हैया अरज करी हारे ना मारो पिचकारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई मन करता है कि आप रुके ना, हम सुनते चले जाएं। न मारो 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 पिचकारी। क्या बात, दो शब्दों में इतने सारे भाव समेट दिए आपने। वैसे आपने जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात की, मुझे लगता है कि संगीत एक ऐसा आत्मिक, एक आध्यात्मिक सफर होता है जिसमें कई रूहानी संबंध बनते जाते हैं, जिनमें से एक, जैसा बाबा कहते रहे हैं आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, उन्होंने आपको अपनी दत्तक पुत्री, अडॉप्टेड डॉटर भी बना लिया ना। तो क्या यही वो ठुमरी थी जो वो हर बार आपसे सुनने के लिए गुजारिश करते थे? वो हमेशा गुनगुनाते थे बेगम अख्तर की ठुमरी। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। ये हमेशा, मतलब जब भी मैं जाती थी ये गाना, ये गजल वो जरूर गुनगुनाते थे। वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। हाँ हाँ। ये जो गजल है, इस गजल के साथ एक पीर बाबा की आशीर्वाद छिपा हुआ है। जो आशीर्वाद था ना फकीर का, रामपुर के बरेली शरीफ का। बेगम जब पहले गाती थी अख्तरी बाई फैजाबादी के नाम से, तो उनकी माँ उनके डायरी लेके बरेली शरीफ के पास गए थे और कहे कि मेरी बेटी के गाने में वो तासीर नहीं है। तो उन्होंने उनके डायरी मांगे और इसी गजल पे हाथ दिए। बोले कि इस गजल से बोलो, उसकी शुरुआत करे फिर से। और तो हमेशा बाबा ये गजल जरूर गुनगुनाते थे। वैसे शोमा जी, आपके लिए बहुत विशेषता आपकी ये भी है कि जैसे आपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात की, तो उन्होंने आपका, जब पहली बार उन्होंने आपकी ठुमरी सुनी तो उनको रसूलन बाई की याद आ गई थी। लेकिन जब नौशाद साहब ने आपकी सुनी तो उन्होंने कहा कि मुझे बेगम अख्तर की याद आ गई। जब मैंने आपकी गजल सुनी तो मुझे फरीदा जी की याद आ गई। तो ये जो इतने सारे दिग्गज हस्तियां संगीत क्षेत्र की हैं, जिनकी याद आप सबके लिए जागृत कर देती हैं,
आपकी संगीत साधना में ऐसी क्या संघर्ष, ऐसी क्या मेहनत, ऐसी क्या लगन रही कि आज आप इस मुकाम पर हैं कि आप गाती हैं तो सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है? मैं ना अल्फाज को महसूस करती हूँ पहले, जो भी मैं गाती हूँ, और जब उसको महसूस करती हूँ ना तो गाना यहाँ से नहीं ऑटोमेटिक यहाँ से आता है। चाहे कुछ भी, मैंने कहा है कि ठुमरी में नायिका बनना पड़ता है, जब तक आप नायिका नहीं बनोगे तो नायिका कैसे बनोगे, जब आप अल्फाज को महसूस करोगे। पर आप तो बनारस घराने की सभी विधाओं में आप पारंगत हैं। बिल्कुल। तो वहां से गजल का रुख कैसे किया? हाँ, देखो बनारस की जो गायिका होती थी ना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ गौहर जान। गौहर जान की महफिल होती थी शाम से सुबह तक। पहले वो ब्लू साड़ी पहनती थी, और हमारी जो बनारस की गायकी में ना श्रृंगार की बड़ी प्रधानता है। और उस जमाने में ना गायिका को गायिका ही नहीं माना जाता था कि जब वो हर विधा को नहीं बखूबी गाए। लेकिन यहाँ पर हम आपसे गजल के लिए जरूर बोलेंगे, क्योंकि खासकर वो गजल जिसकी मैं भी बात कर रही थी, फरीदा खानम जी की गजल, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही यूं ही यूं ही यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। डॉक्टर घोष, बचपन में ही आपकी, क्योंकि मदर भी गाती थी, वो सिखाती भी थी, तो क्या ये माने कि आंख खोली आपने, बाद में संगीत के सुर पहले कान में पड़े? बिल्कुल। मेरी माँ श्रीमती अर्चना चक्रवर्ती जी बहुत बड़ी गायिका रही, सेनिया घराने की, और वो मेरी आइडियल रही। अच्छा। तो वो जब मैं उनके पेट में थी तो वो काफ़ी स्टूडेंट्स को सिखाती थी, संगीत प्रभाकर की कोर्स करवाती थी, और जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे गोद में लेके सिखाती थी। तो पेट से ही मेरा तालीम शुरू हो गई थी। हाँ। और मेरी माँ रविंद्र संगीत बहुत अच्छा गाती थी। क्या बात। अच्छा। जो दी तारे नाई चीनी गोश की शेकी आमाय নেবেছিনে সেই নব ফাল্গুনের দিনে জানি নে तेरे मेरे मिलन की ये रहना। आपकी माँ और आपकी ग्रैंड मदर वो लिखती भी थी ना? वो अब तो बहुत कुछ जानती है मेरे विषय में। लेकिन क्या आप भी लिखती हैं? मैं कभी कभी, मेरा बंदिश लिखती हूँ मैं। अच्छा। मैं आपको सुनाऊंगी मेरी लिखी हुई। मेरी जो माँ की माँ थी नानी, तो वो बहुत अच्छा लिखती थी, और उस जमाने में तो बहुत रेस्ट्रिक्शन हुआ करता था ना, तो पलंग के नीचे, क्योंकि मेरे दादाजी पंडित हरिहर शास्त्री जी वो बेचू के संस्कृत के पहला प्रोफेसर थे। अच्छा। वो किताब ला के देते थे और वो छुपके से पलंग के नीचे बैठ के पढ़ती थी और लिखती थी। खूब अच्छा कवियत्री कोई थी। अपनी बंदिश सुनाए हमें। तोहे देखे बिना मोहे नाही चैन, तोहे देखे बिना मोहे नाही चैन, पिया काहे तुम डगर चलत बोरी रोकत डगरिया, तोहे देखे बिना मोहे नाही चैन। ये रचना मैंने कैसे किया था, मैं एक बार वहाँ पर मिरज गई थी, तब मैं बाबा से मिली नहीं थी, तो वहाँ पर ये जुगलबंदी है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और बिलायत खान साहब की। अच्छा।
डा 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 ना 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 ना, और बाबा आते से डा डा ना 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 ना, तोहे देखे बिना मोहे नहीं जाए। क्या बात, वहीं से आपने वहीं से मैंने उसको पिरो कंपोज दिया। किया। बहुत बढ़िया। आपने भी उस्ताद जी की बात की, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात की, आपके साथ भी उन्होंने बहुत बार जुगलबंदी की आपके साथ ना, और उनके आखिरी परफॉर्मेंस भी संसद भवन में आप ही के साथ थी। तो कुछ ऐसी यादें हैं बाबा के साथ जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? बहुत यादें हैं, यादें ही यादें हैं। मैं उनके नाम से कॉन्सर्ट ही करती हूँ कि यादें बिस्मिल्लाह। और जो ये 2001 से लेके 2006 तक उनके साथ मेरा जर्नी था, वो अद्भुत था। बहुत कुछ सीखा उनसे। उन्होंने हमेशा कहते थे कि जो बोलो वो किया करो ज़िंदगी में, और बोलने से पहले 2 बार सोच लो तुम क्या बोल रहे हो। अब देखिए, जब मैं स्टेज से मेरी गुरु माँ की बरसी में ये ठुमरी गा रही थी, मैं जैसे ही उतरी तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जुगलबंदी करूँगा। तो मैंने सोचा, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, थोड़ी ना वो सच हो सकता, वो भारत रत्न है। 6 महीना बीत गया था, मैं भूल भी गई थी वो बात। मैं कलकत्ता में थी और पता चला कि वहाँ पर बाबा आए हैं किसी प्रोग्राम के लिए। तो मैं गई ऊपर। हाँ। तो मुझे देख के बहुत डांटे मुझे कि तुमने क्या सोचा कि मैंने 6 महीना पहले तुमसे कुछ कहा था ना, और मैं कल से तुमको याद कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तुमने उसको अमल नहीं किया कि मैं तुमको झूठ बोला क्या? तो मैंने रो दिया। मैंने सोचा कि बाबा वो तो मुमकिन ही नहीं हो सकता है, आप भारत रत्न है और मैं एक आपके सामने मैं क्या हूँ, हमारा जुगलबंदी कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा ये अल्लाह का करम है और ये मुझसे कराया जा रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर कोई दया धर्म नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। तुम्हारे साथ ये करना ही पड़ेगा और तुम इस पर लग जाओ। अच्छा। और मैं कभी गलत बात कभी मुंह से नहीं निकालता हूँ। जो मैंने बात कही, रूहानी संबंध वो रहे आपके, है ना? चलिए यहाँ पे हमें कुछ सुनाए। फासले आपकी गजल बहुत मशहूर रही। आपको मैं बता रही हूँ, जब मेरी पहली जुगलबंदी हुई ना, तो सामने नौशाद जी आए थे सुनने के लिए। अच्छा। तो वो खड़े ही रह गए थे। तब जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो ग्रीन रूम में आके कहे कि शोमा जी आप गज़ल को बचा लीजिए, गज़ल यहाँ की गायकी यहाँ तक आ गया है। और मैंने आपने जो कहा कि अरसों बरसों में बेगम की रूह पाई है, तो ये मेरी पहली सीडी थी जिसमें मैंने फासले गाई थी। अच्छा। और उसमें मुझे बेस्ट गज़ल सिंगर का अवार्ड मिला। मैं 2 लाइन ज़रूर गाऊंगी। इसको मैंने कई तरीके से प्रेजेंट करती हूँ। अच्छा। कि राग बागेश्री, देखो हर राग में ना एक सेंटिमेंट होता है। मदन मोहन संगीतकार ने ये इमोशन समझा था, तभी वो बना सके थे वो गीत। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। ये है राग यमन। बिल्कुल। उन्होंने इमोशन को समझा। हाँ। व्याकरण को भूल गए, उस रस पे आ गए, राग खिल गया। सेम हियर इन बागेश्वरी। ये बागेश्वरी। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, फिर वही शाम वही गम वही। स्वागत है आप सभी का। आपको अब सीधे ले चलते हैं असम के लखीमपुर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। को मारने का अब पूरा अभियान कांग्रेस के शासन में चला था। हेमंत विश्व शर्मा की सरकार ने गैंडों को सुरक्षित कर आसाम के टूरिज्म को सुरक्षित किया और शंकर देव और माधव देव की परंपरा, सत्रों की भूमि जो घुसपैठिए कब्जा पर बैठे थे, आसाम सरकार ने, बीजेपी सरकार ने
एक एक घुसपैठियों को न केवल काजीरंगा से समाप्त किया, शत्रुओं की जमीन को भी मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, आसाम के कल्चर की बात करें, इतना बड़ा नेता जो मुगलों के सामने इतने वर्षों तक लड़ा, मुगलों को पराजित किया, और लसीत बरफुकन के लिए आसाम सरकार ने कुछ नहीं किया था। सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में नरेंद्र मोदी आए या हेमंत जी आए, लसीत का गगनचुंबी पुतला बनाकर वो वीर पुत्र को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और सिर्फ असमिया में नहीं, सिर्फ असमिया में नहीं, भारत की 23 भाषाओं में लसीत बरफुकन की कथाएं बच्चे बच्चे तक पहुंचाने का काम भारत ने किया। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं, आसाम के अंदर मोदी जी के 10 साल विकास के 10 साल रहे हैं। आसाम के अंदर मोदी जी के 10 साल के अंदर अनेक शांति समझौते हुए, विकास का काम हुआ। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आसाम आने वाले दिनों में देश के बाकी राज्यों की तरह एक विकसित राज्य बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। भाई और बहनों, मुझे एक बात बताओ कि राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी सालों से राम मंदिर को अटका कर बैठी थी। मोदी जी के समय में ही जजमेंट भी आया, भूमि पूजन भी हुआ, और 22 जनवरी को रामलल्ला को अपने भव्य मंदिर में प्रस्थापित करने का काम भी हो गया। और मित्रों, पहली बार 500 साल के बाद रामलल्ला रामनवमी के दिन अपने भव्य मंदिर में बैठे थे। वो हम सब के लिए बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। भाई और बहनों, मोदी जी ने न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बदलने का काम किया है। मोदी जी का एक वाक्य नॉर्थ ईस्ट के हर एक मतदाता ने याद रखने जैसा है। देश का भाग्य तभी बदलता है जब नॉर्थ ईस्ट का भाग्य बदलता है, आसाम का भाग्य बदलता है, और देश का विकास तभी पूरा माना जाएगा जब आसाम का विकास होगा। मित्रों, इसी तहत पूरे आसाम में से 80% क्षेत्र से अपसफा हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और यहां पर शांति को स्थापित करने का काम किया है। और आज मैं कांग्रेस के मित्रों को पूछने आया हूं, 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने आसाम को क्या दिया था? 2004 से 14 तक 10 साल में आसाम के विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ 1,62,000 करोड़ रुपया दिया था। एक और कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में 1,62,000 करोड़ रुपया दिया, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,62,000 से बढ़ाकर 4,15,000 करोड़ रुपया आसाम को देने का काम किया है। इसके साथ साथ सड़क निर्माण के लिए 30,000 करोड़, 95,000 करोड़ रेलवे के लिए, और 10,000 करोड़ एयरपोर्टों के विकास के लिए दिया है। और पूरे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को कैंसर से मुक्त बनाने के लिए एक कैंसर के अस्पतालों का जाला बुना गया है। और मैं आपको बताने वाला हूं, आने वाले दिनों में 5 साल में ऐसा समय आएगा कि आसाम से किसी को कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बाकी देश से लोग यहां इलाज करने आएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था होगी।
असम के लखीमपुर से आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। स्पष्ट तौर पर बीजेपी की बातों को रखते हुए अपने चुनावी जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश के विकास के साथ असम का विकास हो और लगातार असम में विकास की परियोजनाओं को जमीन पर लाने का काम बीजेपी ने किया। कांग्रेस पर भी उन्होंने सीधे हमला बोला। फिलहाल इस विशेष प्रसारण में सिर्फ इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। दीजिए इजाजत। नमस्कार। याद चली आई है, वो आए नहीं दिन भी गया रात हो गई, वो आए नहीं दिन भी गया रात हो गई, दिल जिससे डर रहा था वही बात हो गई। फासले फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। फासले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे दर्शक नहीं है लेकिन मैं ताली बजाना चाहूंगी। आपने जैसे आपकी गायकी को देखकर सुनकर एक अजीब सा एहसास होता है, कुछ ऐसा जो आपके दिल में उतर जाता है। मुझे लगता है आपकी जैसे आपने जो गाया है ये मेरे जहन में बहुत देर तक रहेगा, मुझे ऐसा महसूस होता है। लेकिन हर गायक, आजकल के दौर में हम देखते हैं कि हर गायक उसे कोशिश होती है कि जब उसे गायकी आ गई, थोड़ी बहुत भी आ गई, तो वो शोहरत मिले, उसको प्रसिद्धि मिले, उसको पैसा मिले। लेकिन इन चीज़ों ने आपको कभी आकर्षित नहीं किया? क्या सुंदर प्रश्न किया आपने, कितनी बड़ी प्रश्न है ये। मैंने कभी भी मैंने पैसा तो जिंदगी में चाहिए, लेकिन मैंने संगीत से प्यार किया। मैं आपको दिल से बता रही हूँ, दिल से कह रही हूँ कि हमें संगीत से प्यार है। हमें, मेरे ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े संगीत के लोग हमारी ज़िंदगी में आए। मेरी माँ एक मन से फ़कीर थी। जिस दिन बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान मुझे कहे कि तुम्हारे साथ मैं जुगलबंदी करूँगा, उन्होंने मुझे बैठा के एक बहुत बड़ी बात कहे थे, तुम बिल्कुल फ़कीरी में रहना, बिल्कुल फ़कीरी में रहना, नहीं तो तुमसे सब कुछ छीना जाएगा, ऊपर वाला नहीं रखेंगे। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि सुर महाराज, हाँ, कि सुरी वो है, ईश्वर है। हाँ। उन्होंने ये भी कहा था कि जब रियाज समझ के करोगे तो तासीर नहीं मिलेगी, जब तक उनका नूर नहीं आएगा तो उसका कोई असर ही नहीं है। हाँ। और जब तुम रियाज को इबादत, पूजा समझ के करोगे कि ये ईश्वर है, स्वर में ई लगने से ईश्वर होता है, सुर में अ लगने से असुर होता है। हाँ। तो सुर ईश्वर है। हाँ। नहीं तो अ हो जाएगा असुर। तो बोलते कि वो दिखाई नहीं देता, जैसे स्वर दिखाई नहीं देता है तो वो भी दिखाई नहीं देता है। और यही है सब कुछ। हाँ। स्वर की आराधना करो तो वो मिल जाएंगे। वैसे आपने मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया। मैं पूछना भी चाह रही थी कि रियाज में ऐसा क्या खास होता है जो आप करती हैं कि ये इतना रस आता है आपकी आवाज़, आपकी गायकी में? जैसा आपने कहा कि आप रियाज नहीं, आप साधना करती हैं, आप पूजा करती हैं, इस वजह से आप। लेकिन हर कलाकार की एक ये इच्छा होती है कि वो अपनी संगीत विरासत को अपने छात्रों तक देके जाए या अपने आप को किसी एक छात्र में ढूंढे। क्या आपकी भी ये तलाश जारी है? हाँ, मैंने कोई स्कूल नहीं खोला है। मैं गुरु शिष्य परंपरा में 1 to 1 सिखाती हूँ। मेरी कई शिष्या है। मेरी एक शिष्या है शिलीगुड़ी में रहती है, और हर शिष्या मुझे वो पहले ज़माने में जिस तरह से लोगों को गुरु के प्रति जो आस्था और विश्वास था, मुझे अपनी शिष्याओं से मिलती है। इसके लिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ। यहाँ पर आपकी एनजीओ जो काम कर रही है उसको लेकर भी दर्शकों को ये बताना भी चाहेंगे कि जो मुश्किल में होते हैं हमारे कलाकार, उनकी आप सहायता आगे बढ़कर करती है। जिन्हें मंच नहीं मिलता उन्हें आप मंच देने का प्रयास करती हैं। ये सोच ये कहाँ से आई? क्योंकि जब हम बात करते हैं संगीत साधना की, अपने लिए सब करते हैं, दूसरों के लिए करने वाले बहुत कम मिलते हैं। ये मैं अपने ज़िंदगी से जो तजुर्बा मिली, जब मैंने करियर की शुरुआत की थी अपनी, तो मैंने देखा बड़ा कठिन पथ है। चाहे वो फिल्म संगीत के लिए हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत के लोग बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। कई जगह बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर मुझे कहा कि हमें तुम
1.5 लाख रुपया दो तो तुमको मंच देंगे। अच्छा। कई गायक वादक ने मुझे कहा कि मेरे साथ घूमो, रेस्टोरेंट पे चलो, तुम्हें स्टेज देंगे। तो मैंने सोचा कि मैं ये सब कुछ भी नहीं करूँगी, मैं खुद का एनजीओ बनाऊँगी, और जिन लोग लड़ नहीं सकते मेरी तरह, मैंने, क्योंकि मैं ईश्वर पे बहुत समर्पित हूँ, तो उनकी ताकत से मैं लड़ लेती हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं इतना कह सकूँगी, सब उनका ही है, तो उनको मैं स्टेज दूँगी। तो मैंने अपना एनजीओ बनाया, और एनजीओ में मैं तो खुद गाती ही हूँ, मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा, और मैं उन कलाकारों को जगह देती हूँ कि जो बहुत सीधे साधे हैं और जो गुणी हैं। मैंने एक कॉन्सर्ट किया था 2005 में, जिसमें डॉक्टर कलाम हमारे चीफ गेस्ट बन के आए थे, उस समय प्रेसिडेंट थे, जिसमें मैंने जो कलाकार जैसे तबला तरंग बजाता है, मॉल में कुछ इनोग्रेशन हो रहा है वहाँ पर बजा रहा है, फिर मटका तरंग, फिर सुंदरी, शहनाई, मैं उन सब का एक एक स्टॉल बनाई थी। अच्छा। और सब स्टॉल में मैंने हमारे राष्ट्रपति को लेके गए थे कि उनका मान बढ़े। वो मटका, घट्टम, काष्ठ तरंग, हाँ, मादल, सारी, और तो मुझे आप उनको लेकर हमें इसमें बहुत खुशी होती है। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये मेरा मंत्र है जिंदगी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर आपने डॉक्टर कलाम की बात की, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन बहुत जल्दी, विस्पर्स ऑफ जैस्मीन से आप कैसे जुड़ी? वो क्या स्टोरी थी वो, कि जब हमने संसद में गाई तो नेक्स्ट डे कलाम साहब हम दोनों को बुलाए थे, बाबा को और मुझे, ब्रेकफास्ट पे। तो मैं जैसे एंट्री की, ही वॉज वेटिंग फॉर मी। तो मेरे साथ मेरी माँ थी, मेरा हाथ पकड़ के लेके गए मुगल गार्डन, बोले कि तुमको सुनने के बाद, तुम लोगों को, दोनों को, हमारे मन में 2 ख्वाहिशें हैं, 2 सपना है। एक मेरी प्रिय कविता तुम्हें गाना पड़ेगा, तुम्हारी जुगलबंदी इस मुगल गार्डन, तो मैंने पूरी होगी। तो आपने इसको गाया भी है, एक लाइन सुनाएंगे हमें? Breezy dawn, crackling birds, ये जो इंग्लिश में दोनों वर्जन में गाई हूँ, और हिंदी, उषा काल की सुंदर बेला, ये है। हमारे देश के बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो आज भी शास्त्रीय गायकी के प्रति समर्पित हैं। आपका उनको क्या सीख है, क्या संदेश है? तुम कुछ भी गाओ, हमारे युवा पीढ़ी, कोई पाबंदी नहीं है। जैज, पॉप, एनीथिंग, व्हाटएवर यू लाइक, लेकिन अपना हेरिटेज जानना बहुत ज़रूरी है। शरीर बदल के हम अगर आत्मा को इंटैक्ट रख के कुछ भी करें तो हमारी परंपरा बचेगी, हमारी यूथ भी बचेगी, क्योंकि हमारी परंपरा हमारी यूथ ही आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, तो अपनी संगीत बुनियाद को जरूर उससे जुड़े, अपनी जड़ों से, चाहे कुछ भी करो, लेकिन उससे जुड़े रहो। अंत में आप हमें किस खूबसूरत गजल या गीत के साथ छोड़ के जाएंगे? मैं जाते जाते मेरी मानस गुरु, मेरी प्रिय गायिका बेगम अख्तर की गाई हुई एक गजल की एक लाइन पेश करूंगी। हमारे प्रिय श्रोताओं के लिए। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मेरे हम नफस। और अंत में आपका धन्यवाद करना चाहेंगे इतने सारे पल हमारे साथ बिताने के लिए और तेजस्विनी का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू एवरीबॉडी। तेजस्विनी में आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन हमारा ये संगीतमय सफर आज की तेजस्विनी के एपिसोड का कैसा लगा आपको, हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।